दोस्तों, भारतीय सिनेमा का इतिहास सिर्फ फिल्मों, हिट गानों और सुपरहिट डायलॉग्स की कहानी नहीं है। ये इतिहास उन चेहरों की भी कहानी है जिनके पीछे छुपे दर्द, टूटे रिश्ते और अधूरे सपने अक्सर कैमरे की चमक में दब जाते हैं। आज की ये कहानी ऐसे ही एक सुपरस्टार परिवार की है, जिसकी चमकदार विरासत के पीछे एक लंबा साया है। ये कहानी है विनोद खन्ना और उनके बेटों की, और उस अकेलेपन की जो दशकों से उनके साथ चलता आया है। अगर हम 1970 और 1980 के दशक की बात करें, तो विनोद खन्ना सिर्फ एक एक्टर नहीं थे। वे उस दौर की परफेक्ट मस्कुलिन इमेज थे। लंबा कद, तीखी आंखें, शानदार बॉडी लैंग्वेज और एक ऐसी स्माइल जिस पर लाखों दिल फिसल जाते थे। उन्होंने विलेन से लेकर रोमांटिक हीरो तक हर किरदार में खुद को साबित किया। कुर्बानी, अमर अकबर एंथनी, हेरा फेरी जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉक्स ऑफिस का बेताज बादशाह बना दिया था। उस समय इंडस्ट्री में यह खुली चर्चा थी कि विनोद खन्ना जल्द ही अमिताभ बच्चन को नंबर 1 की कुर्सी से हटा देंगे। स्टारडम, पैसा, शोहरत, फैंस, सब कुछ उनके कदमों में था। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी एक फेरी टेल जैसी लगती थी। एक खूबसूरत पत्नी गीतांजलि, 2 छोटे बेटे राहुल और अक्षय, और एक परफेक्ट फिल्मी परिवार की तस्वीर। लेकिन यहीं से इस कहानी की असली परतें खुलनी शुरू होती है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई बार इंसान के पास सब कुछ होता है, फिर भी उसके अंदर एक खालीपन रह जाता है। वही खालीपन 1982 में एक ऐसा तूफान बनकर आया, जिसने न सिर्फ विनोद खन्ना की जिंदगी बदली, बल्कि उनके बच्चों के भविष्य की दिशा भी हमेशा के लिए मोड़ दी। ये समझना जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ एक एक्टर के संन्यास लेने की नहीं है। ये कहानी है उस फैसले की जिसका असर 3 मासूम बच्चों के मन और मनोविज्ञान पर पड़ा। ये कहानी है उस टूटन की जो वक्त के साथ भरने की बजाय और गहरी होती चली गई। आज जब हम देखते हैं कि विनोद खन्ना के तीनों बेटे राहुल खन्ना, अक्षय खन्ना और साक्षी खन्ना आज भी अविवाहित हैं, तो ये सवाल अपने आप खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी मानसिक, भावनात्मक और पारिवारिक वजह छुपी है। राहुल खन्ना, जो आज 50 साल से ऊपर हैं, ग्लोबल लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन पूरी तरह अकेले। अक्षय खन्ना, जिन्हें इंडस्ट्री का सबसे टैलेंटेड और इंटेलिजेंट एक्टर माना जाता है, खुलेआम कहते हैं कि वे मैरिज मटेरियल नहीं है। और साक्षी खन्ना, जिनका नाम ड्रग्स, डिप्रेशन और संघर्ष से जुड़ चुका है, आज आध्यात्मिकता में शांति खोज रहे हैं। 3 अलग अलग रास्ते, 3 अलग अलग व्यक्तित्व, लेकिन मंजिल एक, अकेलापन। इस कहानी की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्मी परिवार की कहानी नहीं है। ये एक रियल लाइफ केस स्टडी है जो हमें ये समझने का मौका देती है कि माता पिता के फैसले बच्चों के अवचेतन मन पर कितना गहरा असर डालते हैं, कैसे एक निर्णय पीढ़ियों तक असर करता है, और कैसे ग्लैमर और सफलता के पीछे छुपे घाव कभी कभी पूरी जिंदगी को आकार दे देते हैं। विनोद खन्ना का ओशो के लिए सब कुछ छोड़ देना सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं थी। ये एक ऐसा मोड़ था जहां एक पिता, एक पति और एक परिवार तीनों अलग अलग दिशाओं में बिखर गए, और इस बिखराव की गूंज आज भी उनके बेटों की जिंदगी में सुनाई देती है। ये भी समझना जरूरी है कि भारतीय समाज में परिवार सिर्फ एक यूनिट नहीं, बल्कि एक पहचान होता है। यहाँ शादी, बच्चे और जिम्मेदारी को जीवन की सफलता से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में तीनों बेटों का अविवाहित रहना सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं लगता, बल्कि एक पैटर्न की तरह सामने आता है। आज की ये कहानी हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या बचपन में देखे गए दर्द इंसान को रिश्तों से डरने पर मजबूर कर देते हैं? क्या जिम्मेदारी का डर जन्म से नहीं, अनुभव से पैदा होता है? और क्या किसी पिता का अधूरा कर्तव्य बच्चों को पूरी जिंदगी के लिए अधूरा बना सकता है? पार्ट 1 में हमने इस कहानी की जमीन तैयार की है। विनोद खन्ना का स्टारडम, उनका परफेक्ट दिखने वाला परिवार, और वो ऐतिहासिक मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। अगले पार्ट में हम गहराई से समझेंगे कि 1982 में असल में क्या हुआ, ओशो का प्रभाव क्या था, और उस एक फैसले ने कैसे पूरे खन्ना परिवार की मानसिक संरचना को तोड़ दिया। दोस्तों, किसी भी कहानी को समझने के लिए उस एक मोमेंट को पकड़ना जरूरी होता है जहां सब कुछ बदल जाता है। खन्ना परिवार के लिए वो मोमेंट था साल 1982। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक मेंटल और इमोशनल भूकंप था जिसकी दरारें आज भी साफ दिखाई देती है। 1982 में विनोद खन्ना अपने करियर के पीक पर थे। कुर्बानी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद उनका स्टारडम अपने चरम पर था। इंडस्ट्री के अंदर ये चर्चा आम थी
कि वे अमिताभ बच्चन के बाद नहीं बल्कि उनके बराबर खड़े हो चुके हैं। उस दौर में किसी भी टॉप एक्टर के लिए फिल्मों से ब्रेक लेना भी रिस्की माना जाता था, और यहां तो बात पूरी तरह इंडस्ट्री छोड़ने की थी। लेकिन इसी दौर में विनोद खन्ना की जिंदगी में एक और ताकत धीरे धीरे जगह बना रही थी, ओशो रजनीश। ओशो उस समय सिर्फ एक स्पिरिचुअल गुरु नहीं थे, वे एक मूवमेंट थे। उनका दर्शन परंपरागत भारतीय सोच से बिल्कुल अलग था। ओशो कहते थे कि परिवार एक मोह माया है, शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और बच्चों पर माता पिता का कोई नैतिक अधिकार नहीं होता। उनका मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद के प्रति होती है, न कि समाज या परिवार के प्रति। ये दर्शन उस इंसान के लिए बेहद आकर्षक हो सकता है जो अंदर से घुटन महसूस कर रहा हो। और यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है, क्या विनोद खन्ना सच में अपनी फैमिली लाइफ से खुश थे? बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता था, लेकिन अंदर शायद एक ऐसा प्रेशर था जिसे वे शब्दों में नहीं कह पा रहे थे। सुपरस्टार होने का प्रेशर, फैंस की उम्मीदें, इंडस्ट्री की राजनीति और एक आदर्श पति पिता बनने की जिम्मेदारी, ये सब मिलकर शायद उन्हें अंदर से थका चुके थे। ओशो का दर्शन उन्हें एक एस्केप रूट जैसा लगा। 1982 में अचानक विनोद खन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया को लगा कोई नई फिल्म या पॉलिटिकल अनाउंसमेंट होगी, लेकिन जो उन्होंने कहा उसने पूरे देश को हिला दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वे सब कुछ छोड़कर संन्यास ले रहे हैं। कोई ग्रेसफुल रिटायरमेंट नहीं, कोई फैमिली डिस्कशन नहीं, कोई बच्चों के भविष्य की प्लानिंग नहीं, बस एक फैसला और सब खत्म। उन्होंने अपनी पत्नी गीतांजलि, 10 साल के राहुल और सिर्फ 5 साल के अक्षय को मुंबई में छोड़ दिया और सीधे अमेरिका के ओरेगॉन में ओशो के कम्यून रजनीशपुरम चले गए। यहां समझना जरूरी है कि यह कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट नहीं था। रजनीशपुरम में रहने का मतलब था अपनी पहचान मिटा देना। वहां विनोद खन्ना सुपरस्टार नहीं थे, वे थे स्वामी विनोद भारती। वहां वे माली बने, झाड़ू लगाई, बर्तन धोए, टॉयलेट साफ किए। ये सब सुनने में भले ही स्पिरिचुअल लगे, लेकिन भारत में बैठे उनके परिवार के लिए ये एक इमोशनल अबैंडनमेंट था। एक 5 साल का बच्चा कैसे समझे कि उसका पिता उसे छोड़कर क्यों चला गया? अक्षय खन्ना ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि उस उम्र में उन्हें बस इतना समझ आया कि उनके पिता ने परिवार को चुना ही नहीं। ये सिर्फ पिता का जाना नहीं था, ये एक बच्चे के मन में ये बैठ जाना था कि वे इतने जरूरी नहीं थे कि कोई उनके लिए रुक जाए। यहीं से इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है, बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड। साइकोलॉजी कहती है कि बचपन में मिला अबैंडनमेंट ट्रॉमा इंसान को पूरी जिंदगी रिश्तों से डराता है। अक्षय और राहुल दोनों ने अपनी मां को हर दिन इंतजार करते देखा, फोन कॉल्स, उम्मीदें और फिर निराशा। गीतांजलि ने 3 साल तक इंतजार किया। उन्होंने विनोद से संपर्क रखा, बच्चों की याद दिलाई, परिवार की बात की। लेकिन दूसरी तरफ ओशो का दर्शन था जो कहता था कि जुड़ाव ही दुख की जड़ है। 3 साल बाद जब यह साफ हो गया कि विनोद खन्ना की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं, तब 1985 में गीतांजलि ने तलाक की अर्जी दी। यह फैसला मजबूरी में लिया गया था, गुस्से में नहीं, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। राहुल और अक्षय के दिमाग में शादी की एक ही तस्वीर बन चुकी थी, इंतजार, घुटन और छोड़ दिए जाने का डर। यही वजह है कि आगे चलकर दोनों भाइयों ने रिश्तों से दूरी बना ली। यह कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं थी, बल्कि एक डिफेंस मैकेनिज्म था। अब अगर हम अक्षय खन्ना की बात करें तो उनका शादी से डर सिर्फ जिम्मेदारी का डर नहीं है, यह डर है कि कहीं वे भी अपने पिता की तरह किसी दिन भाग न जाएं, या फिर किसी और को वही दर्द न दे दे जो उन्होंने अपनी मां को झेलते देखा। अक्षय का यह कहना कि उन्हें जिम्मेदारी पसंद नहीं, दरअसल उस बच्चे की आवाज है जिसने देखा था कि जिम्मेदारी ने उसके पिता को तोड़ दिया। राहुल खन्ना ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने आसपास एक ऐसी दुनिया बनाई जहां सब कुछ कंट्रोल में है, सीमित लोग, सीमित भावनाएं और कोई ऐसा रिश्ता नहीं जो उन्हें कमजोर बना सके। और यहीं पर यह कहानी सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं रहती, बल्कि एक साइकोलॉजिकल पैटर्न बन जाती है। ओशो का दर्शन कहता था कि इंसान को किसी से बंधना नहीं चाहिए। अनजाने में ही सही, विनोद खन्ना के बेटों ने इस दर्शन को अपने जीवन में उतार लिया। फर्क बस इतना है कि उन्होंने संन्यास नहीं लिया, बल्कि रिश्तों से दूरी बना ली। पार्ट 2 में हमने समझा कि 1982 का फैसला अचानक नहीं था, बल्कि एक मानसिक संघर्ष का नतीजा था। लेकिन उस फैसले की कीमत किसने चुकाई और उसके आगे क्या क्या असर हुए,
ये हम पार्ट 3 में देखेंगे, जहां बात होगी करियर, रिश्तों, ड्रग्स, डिप्रेशन और उस अकेलेपन की जो आज भी खन्ना परिवार का पीछा नहीं छोड़ता। दोस्तों, 1982 में लिया गया एक फैसला अगर किसी इंसान की निजी जिंदगी बदलता है तो वो एक व्यक्तिगत त्रासदी होती है, लेकिन अगर वही फैसला 3 बच्चों के पूरे व्यक्तित्व, सोच और भविष्य की दिशा तय कर दे तो वो एक पीढ़ीगत प्रभाव बन जाता है। पार्ट 3 में हम इसी असर को समझने की कोशिश करेंगे कि विनोद खन्ना के उस एक फैसले ने उनके तीनों बेटों की जिंदगी को अलग अलग तरीकों से लेकिन एक ही नतीजे तक कैसे पहुंचाया। अक्षय खन्ना, टैलेंट, इंटेलिजेंस और जिम्मेदारी से डर। अगर बॉलीवुड में किसी एक्टर को एक्टर कहा जाता है तो वो अक्षय खन्ना है। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी है जो उनके किरदारों को गहराई देती है। दिल चाहता है, बॉर्डर, ताल, रेस, दृश्यम 2, हर फिल्म में उन्होंने ये साबित किया कि वे भीड़ से अलग है। लेकिन इसी गहराई के साथ आती है एक दूरी। अक्षय खन्ना ने कभी शादी से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने बहुत साफ शब्दों में उसे रिजेक्ट किया। वे कहते हैं कि वे मैरिज मटेरियल नहीं है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ये उस बच्चे की सोच है जिसने बहुत छोटी उम्र में देख लिया था कि शादी और परिवार का मतलब हमेशा खुशी नहीं होता। उनके लिए शादी एक परमानेंट कमिटमेंट है, और कमिटमेंट वही चीज है जिससे उनका सबकॉन्शियस माइंड डरता है, क्योंकि कमिटमेंट ने ही उनके पिता को तोड़ा था, या कम से कम उन्हें ऐसा लगा। यही वजह है कि अक्षय अपने करियर में भी चुनिंदा फिल्में करते हैं। ज्यादा काम, ज्यादा बंधन, ये उनका तरीका नहीं है। वे कंट्रोल चाहते हैं अपनी जिंदगी पर, अपने समय पर, अपने फैसलों पर। करिश्मा कपूर वाला मोड़, जब शादी सच में करीब आई। ये कहना गलत होगा कि अक्षय को कभी प्यार नहीं हुआ। 2000 के दशक की शुरुआत में करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना की नजदीकियां इंडस्ट्री में एक ओपन सीक्रेट थी। दोनों का स्वभाव अलग था, लेकिन शायद इसी फर्क में एक संतुलन था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणधीर कपूर इस रिश्ते से बेहद खुश थे, यहां तक कि शादी की बात भी आगे बढ़ चुकी थी। 2 बड़े फिल्मी परिवारों का मिलन लगभग तय था, लेकिन यहीं पर स्टेटस, करियर और सिक्योरिटी ने रिश्ते को पीछे छोड़ दिया। बबीता कपूर को यह रिश्ता सुरक्षित नहीं लगा। अक्षय का करियर उतना स्टेबल नहीं था जितनी उम्मीद एक स्टार मां रखती है। ये रिजेक्शन अक्षय के लिए सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं था, ये उनकी उस सोच की पुष्टि थी कि रिश्तों में प्यार से ज्यादा कैलकुलेशन होती है। इसके बाद उन्होंने खुद को और ज्यादा बंद कर लिया। अलीबाग की शांति में रहना, मुंबई की भीड़ से दूर, ये उनका खुद को बचाने का तरीका बन गया। राहुल खन्ना, परफेक्शन में छुपा अकेलापन। अगर अक्षय का अकेलापन शांत और अंतर्मुखी है, तो राहुल खन्ना का अकेलापन एस्थेटिक और क्यूरेटेड है। राहुल खन्ना ने खुद को एक ग्लोबल पर्सनैलिटी के रूप में प्रोजेक्ट किया है। वे कम फिल्में करते हैं, लेकिन क्लासी प्रोजेक्ट्स चुनते हैं। उनका सोशल मीडिया किसी लग्जरी मैगजीन से कम नहीं लगता। ट्रैवल, फैशन, आर्ट, फूड। लेकिन इस परफेक्ट तस्वीर में एक चीज लगातार गायब है, कोई जीवन साथी। राहुल ने शायद बहुत जल्दी ये सीख लिया कि रिश्ते गंदे होते हैं, जटिल होते हैं और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसी जिंदगी चुनी जहां सब कुछ उनके कंट्रोल में हो। उनका अकेलापन दुखी नहीं दिखता, बल्कि डिजाइन किया हुआ लगता है, जैसे एक खूबसूरत घर जिसके दरवाजे जानबूझकर बंद रखे गए हों। एक और दिलचस्प बात यह है कि दोनों भाइयों के बीच भी वो गर्मजोशी नहीं दिखती जो आमतौर पर भाई भाई में होती है। वे एक दूसरे की जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करते, शायद इसलिए क्योंकि दोनों जानते हैं कि दूसरे के जख्मों को छेड़ना खतरनाक हो सकता है। साक्षी खन्ना, अंधेरे से आध्यात्मिकता तक। अगर राहुल और अक्षय का अकेलापन चुप है, तो साक्षी खन्ना का अकेलापन शोर से भरा हुआ रहा है। साक्षी विनोद खन्ना की दूसरी शादी से पैदा हुए बेटे हैं, लेकिन स्टार किड होना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं, बल्कि एक दबाव बन गया। 2011 में उनका नाम एक बड़े ड्रग स्कैंडल में आया। सिर्फ 20 साल की उम्र में मीडिया ट्रायल, पुलिस केस और बदनामी, ये सब किसी भी युवा को तोड़ सकता है। इंडस्ट्री के दरवाजे जो शायद खुल सकते थे, हमेशा के लिए बंद हो गए। लगातार रिजेक्शन, तुलना और उम्मीदों का बोझ, इन सब ने साक्षी को डिप्रेशन की तरफ धकेल दिया। लेकिन यहीं पर एक अजीब विडंबना सामने आती है। जिस आध्यात्मिकता ने उनके पिता को परिवार से दूर किया था, वही आध्यात्मिकता साक्षी के लिए सहारा बन गई। आज वे कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं और ज्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, लेकिन कीमत वही है, अकेलापन। 3 रास्ते
एक नतीजा। तीनों भाइयों की जिंदगी अलग दिखती है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो एक ही पैटर्न नजर आता है। रिश्तों से दूरी, कमिटमेंट से डर और खुद को बचाने की कोशिश। ये असर किसी श्राप का नहीं, बल्कि अनसुलझे बचपन का है। पार्ट 3 हमें यह दिखाता है कि कैसे एक पिता का अधूरा फैसला 3 बेटों में 3 अलग अलग तरह से जीता रहा। अब सवाल यह है कि इस कहानी का अंत क्या है? क्या यह दर्द कभी खत्म हुआ? दोस्तों, हर कहानी का एक क्लाइमैक्स होता है। खन्ना परिवार की इस लंबी, दर्द भरी और अधूरी कहानी का क्लाइमैक्स आया 27 अप्रैल 2017 को। वो दिन जब विनोद खन्ना, एक सुपरस्टार, एक सांसद, एक साधक और एक विवादित पिता, इस दुनिया को अलविदा कह गए। पूरा बॉलीवुड शोक में था। मीडिया कैमरे, फैंस की भीड़, नेताओं के बयान, सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी महान स्टार की मौत पर होता है। लेकिन वर्ली श्मशान घाट पर जो दृश्य सामने आया, वो किसी फिल्मी सीन से ज्यादा खामोश और डरावना था। हिंदू परंपरा में पिता की चिता को मुखाग्नि देने का पहला अधिकार सबसे बड़े बेटे का होता है। इस लिहाज से ये अधिकार राहुल खन्ना का था। वहां मौजूद हर शख्स, हर कैमरा यही इंतजार कर रहा था कि राहुल आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चिता के पास आगे आए साक्षी खन्ना, विनोद खन्ना और उनकी दूसरी पत्नी कविता के बेटे। उन्होंने ही अपने पिता को मुखाग्नि दी। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये एक साइलेंट स्टेटमेंट था। राहुल और अक्षय वहां मौजूद थे। वे रो रहे थे, दुख में थे, लेकिन वे उस जगह नहीं थे जहां एक बेटे को होना चाहिए। वे एक कोने में साइलेंट स्पेक्टेटर्स की तरह खड़े थे, जैसे उनका रिश्ता उस शरीर से नहीं, बल्कि उस इतिहास से जुड़ा हो जिसने उन्हें बहुत पहले छोड़ दिया था। यहीं पर यह सवाल उठता है, क्या ये विनोद खन्ना की आखिरी इच्छा थी, या फिर राहुल और अक्षय ने खुद ही ये तय कर लिया था कि जिस पिता ने बचपन में उन्हें त्याग दिया, उस पर अब उनका कोई अधिकार नहीं बचा? इसका जवाब शायद कभी सार्वजनिक नहीं होगा, लेकिन उस दिन यह साफ हो गया कि 1982 में जो दूरी बनी थी, वो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। विनोद खन्ना की चिता के साथ सिर्फ एक शरीर नहीं जला, उस आग में वो आखिरी उम्मीद भी जल गई कि शायद एक दिन ये परिवार फिर से जुड़ पाएगा। 3 बेटों की आज की सच्चाई। आज अगर हम तीनों बेटों की जिंदगी को देखें तो एक गहरी समानता दिखती है। अक्षय खन्ना जिम्मेदारी से डरते हैं, लेकिन ईमानदार है। उन्होंने खुद को ये झूठ नहीं दिया कि शादी जरूरी है। वे अकेले हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। राहुल खन्ना परफेक्शन में छुपे हुए हैं। उनकी जिंदगी सुंदर है, स्टाइलिश है, लेकिन इंसानी शोर से दूर है। साक्षी खन्ना अंधेरे से गुजरकर आध्यात्मिकता तक पहुंचे हैं, लेकिन उनका सफर सबसे ज्यादा अकेला रहा है। तीनों ने अलग अलग रास्ते चुने, लेकिन तीनों का मकसद एक ही था, वो दर्द दोबारा न झेलना जो उन्होंने बचपन में देखा था। ओशो का दर्शन और एक कड़वी विडंबना। ये कहानी यही एक अजीब मोड़ लेती है। ओशो रजनीश का दर्शन था कि परिवार एक मोह है, रिश्ते बंधन है और इंसान को स्वतंत्र होना चाहिए। विनोद खन्ना ने इस दर्शन को अपनाकर परिवार छोड़ दिया। उनके बेटों ने उसी दर्शन को उल्टे तरीके से जिया। उन्होंने परिवार बनाया ही नहीं ताकि कभी छोड़ने की नौबत ही ना आए, ताकि कभी किसी को वही दर्द न देना पड़े। ये एक अनजानी विरासत थी जो पिता से बेटों तक ट्रांसफर हो गई। इस कहानी का असली सबक, दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि माता पिता के फैसले सिर्फ उस पल को नहीं बदलते, वे बच्चों का फ्यूचर साइकोलॉजी बना देते हैं। एक पिता का आध्यात्मिक निर्णय 3 बच्चों के लिए इमोशनल अबैंडनमेंट बन गया। एक पत्नी का इंतजार 2 बेटों के लिए रिश्तों से डर बन गया। और एक टूटे हुए घर की खामोशी 3 अलग अलग तरह के अकेलेपन में बदल गई। आज खन्ना ब्रदर्स के पास नाम है, पैसा है, पहचान है, लेकिन वो चीज नहीं है जिसे हम घर कहते हैं। आखिरी सवाल आपसे, अब सवाल आपसे है, और ये बहुत जरूरी सवाल है, क्या अक्षय खन्ना का शादी न करने और जिम्मेदारी से दूर रहने का फैसला सही है, या ये सिर्फ उनके बचपन का डर है जो आज भी उन्हें कंट्रोल कर रहा है? क्या एक पिता की एक गलती बच्चों की पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए, क्योंकि हम हर कमेंट पढ़ते हैं। अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी अनकही, गहरी और सच्ची कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ।